हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जेके पीएसआई का एग्जाम होने जा रहा है 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। गाइस, हर एक दिन में पर डे 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होएगा, यानी कि कुल मिलाकर 13 + 13 यानी कि 26 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। गाइस, बीच में अगर कोई छुट्टी वगैरह है, हॉलीडे है, तो उसको भी अब आप खुद मैनेज कर लेना। तो बात करेंगे, हाल ही में जेकेएसएसबी बोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे रिलीज किया गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ये नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में एक डिटेल्ड तरीके से, एक डिटेल्ड अप्रोच से इस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझा दूंगा। ओके गाइस, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और समझते रहिए, और साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। राइट, चलिए जी। जैसे कि आप लोगों ने अपना अपना एग्जाम का सिटी, डेट एंड शिफ्ट देखा होगा, चेक किया होगा, जितने भी जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स है। जिसने नहीं किया है वो भी कीजिएगा अभी। राइट, तो गाइस, जो यहाँ पे शिफ्ट्स में बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, यानी कि सैंपल, यानी कि मतलब टोटल अगर सपोज 1 लाख बच्चे हैं तो 26 शिफ्ट्स में डिवाइड करके इनको रैंडमली पिक किया गया है। तो नहीं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ना ही यहाँ पे डीओबी है, ना ही यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। बिल्कुल रैंडमली यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है हर एक शिफ्ट में एग्जाम में बिठाने के लिए। सो गाइस, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रही है, दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो कंप्यूटराइज्ड होती है। इसको पहले फॉलो करता था सेंट्रल एग्जाम्स लाइक एसएससी, यहां पे ज्यादातर इस फॉर्मूला पे वर्क करता था, इसको अप्लाई करता था नॉर्मलाइजेशन के केस में। ठीक है, तो गाइस, ये फॉर्मूला आज तक किसी को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ गई, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको ये समझा सकता हूं। ठीक है, मेरी समझ में कुछ कुछ तो आ रहा है, बल्कि मैं बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत कुछ आ रहा है। राइट, तो गाइस, ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, दिस इज जस्ट आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता दिया जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल सेम रखना पॉसिबल नहीं होता है। हम तो कह भी सकते हैं बैलेंस्ड पेपर बनाया जा सकता है, लेकिन 100% बैलेंस्ड पेपर होना बहुत ही मुश्किल होता है, जब आपका एग्जाम शिफ्ट्स में कंडक्ट हो। तो उसके लिए यहां पे एक कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लाया गया है जो कि आपका स्कोर नॉर्मलाइज करके देगा। तो गाइस, अब जब आप एग्जाम में अपेयर होगे तो पहले आप कितने अटेम्प्ट करते हो और आपका नेट स्कोर कितना बनता है, तो वो कहलाएगा आपका रा स्कोर या रा मार्क्स, रा स्कोर या रा मार्क्स। देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन उस पे अप्लाई होगी, और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका होगा, जो गाइस नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, वही आपका फाइनल स्कोर, फाइनल मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। तो गाइस, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगी। ये जो आपको MKFIJ आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया M मीन्स कैंडिडेट, उसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किसका जेथ कैंडिडेट। गाइस, ये MKF जो है ना, दिस इज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ किसके, जेथ कैंडिडेट के 8th वाली शिफ्ट में। राइट, जेथ कैंडिडेट, सपोज माय नेम इज तारिक, तो जे की जगह तारीख आएगा, और 8th शिफ्ट, सपोज मेरा एग्जाम है 19 दिसंबर को मेरा एग्जाम है, और फर्स्ट शिफ्ट 19 दिसंबर को मेरा एग्जाम है। चलो, ये भी आपको पता चल गया यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तारीख का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो इसके इक्वल होएगा। राइट, तो गाइस, अब ये वर्क कैसे करता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये होगा एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1%। अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर होते तो उसका 0.1%, देखो गाइस, 1 लाख का 1% कितना होता है, आप बोलोगे सर 1000। राइट, 1000। ओके, देन उसके बाद ये तो 1%, 0.1% कितना होएगा, वो तो 100 बच्चे, यानी कि सारे शिफ्ट्स को मिलाकर टॉप 100 बच्चे, यानी कि टॉपर्स 100 बच्चे, पहले 100 बच्चों का लिया जाएगा एवरेज स्कोर। ओके, और उसको राउंड अप किया जाएगा। सपोज उनका एवरेज स्कोर अगर होगा 90.2
2 3, तो इसको राउंड अप किया जाएगा और माना जाएगा 90 इनका एवरेज स्कोर है। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए जी, ओके। देन ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया होगा। देन उसको सब्ट्रैक्ट करना है एम, और यहां पे जी क्यू जो दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये सम होता है किसका, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स। सारे शिफ्ट्स को मिलाकर सारे बच्चों को, सारे शिफ्ट्स में सारे बच्चों को, सारे बच्चे बोले तो जो अपियर हो गए एग्जाम में, उनका लिया जाएगा क्या, एक तो मीन यानी कि एवरेज, और एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो बेटा, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, ये डिस्पर्शन है, तो कभी मैं ये आपको समझा दूंगा, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। तो चलिए जी, फिलहाल मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाएगा और उसका सम किया जाएगा और उसको रखा जाएगा यहां पे। ओके, देन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों से आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर एक्चुअल में पता लग जाएगा। ओके गाइस, तो इसका लूप होल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद MIQ एंड MIJ, MIQ एंड MIJ, दिस इज MIQ एंड MIJ, तो ये वाला है, ठीक है। तो MTI एंड MIQ, MTI एंड MIQ ये हम देख लेंगे। सो MTI क्या मतलब होता है, ये जो आपको M⁻TI आपको दिख रहा है, तो ये है एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट्स इन द ith shift number of candidates will be rounded up। सपोज मेरा एग्जाम अब 19 दिसंबर को है, 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। सपोज मान लो वहां पे 3000 बच्चे एग्जाम में अपियर हो गए, तो उसका 0.1% कैंडिडेट, टॉप के 0.1%, देखो 100% तो 30 हो गया, एंड 0.1% यानी कि टॉप के 3 बच्चे, टॉपर, मेरी शिफ्ट के टॉपर 3 बच्चे, ठीक है, उनका लिया जाएगा एवरेज स्कोर। क्या लिया जाएगा, एवरेज स्कोर। अब यहां पे नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो मतलब मेरे कहने का है कहीं ना कहीं टॉपर्स की वजह से एक इफेक्ट पड़ने वाला, क्योंकि यहां पे सैंपल साइज छोटा है, यहां पे छोटा है, ठीक है। यहां पे 0.1% तो केवल और केवल 3 ही बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, तो रिजल्ट थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि होएगा। ओके, चलिए जी, फिर MIQ का मतलब क्या है, ये वही है जो ऊपर के केस में आपने देखा, इज द सम मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ith शिफ्ट। इस वाली शिफ्ट में जिसमें मैं अपियर हो रहा है, आपका तारिक भाई जिसमें अपियर हो रहा है, उसमें जो 3000 बच्चे अपियर हो गए, 3000 बच्चे जो अपियर हो गए, उनका एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका सम यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो अभी तक आपने क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि सारे शिफ्ट्स के टॉपर्स यानी कि 0.1% उसका स्कोर, एवरेज स्कोर यहां पे लिखा जाएगा। देन सारे शिफ्ट्स में जो बच्चे अपियर हो गए, उनका एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का सम यहां पे लिखा जाएगा। देन इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जिसमें मैं अपियर हो गया, ठीक है, जिसमें मैं अपियर हो रहा हूं, तो उसके टॉप 0.1% से सब्ट्रैक्ट करना है इस सारी शिफ्ट के एवरेज स्कोर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का सम। ओके, देन अब आपको इतना पता चल गया, ये हो गई सारी शिफ्ट्स, ये हो गया आपकी शिफ्ट। देन क्या पता चला आपको कि ये हो गई सारी शिफ्ट, ये हो गई आपकी शिफ्ट, और आपका स्कोर, आपको तो अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखना है, तो वो आपको यहां से डाटा पुट करके मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जी, समझते हैं आप। तो ये जो आपको MIJ दिख रहा है, MIJ एंड MIQ दिख रहा है, तो ये किसका है, ये इस कैंडिडेट का है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये देखो, MIJ इज एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय jth कैंडिडेट इन ith शिफ्ट। ये हो गए इसके एक्चुअल मार्क्स यानी कि रा मार्क्स, किस jth कैंडिडेट यानी कि तारीख के, किसके ith शिफ्ट में, यानी कि 19 दिसंबर की पहली वाली शिफ्ट में। ओके, देन उसके बाद MIQ क्या है, दिस इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ith शिफ्ट
इस शिफ्ट की क्या सम या मीन एवरेज मार्क्स स्टैंडर्ड डिविएशन का सम ले लेंगे। ओके, देन उसके बाद प्लस करना है एम जी एम एंड क्यू, ये जो आपको दिख रहा है तो ये क्या है, इज द सम मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। तो यहां पे ये ऑल शिफ्ट्स का ये एक स्केलिंग फैक्टर लिया जाएगा। ओके, तो देखो अब आपने क्या किया होगा वो यहां पे है, ठीक है, आपके शिफ्ट के साथ क्या हुआ होगा वो यहां पे है, और सारे शिफ्ट्स के साथ क्या हुआ होगा वो यहां पे है। तो अल्टीमेटली आपका स्कोर, इससे तो मल्टीपल लग रहा है ना इसको, तो यहां पे एक रेशियो निकल के आ जाएगा, यहां पे एक रेशियो मिलेगा, ठीक है, यहां पे एक रेशियो मिलेगा। देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर यहां पे ये 1 से ज्यादा मिला, ठीक है, अगर ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पे अगर ये आपको दिख रहा है, तो अगर इनका रेशियो 1 से प्लस ग्रेटर देन 1 मिल गया तो डेफिनेटली 110% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब जितना ये 1 से ज्यादा होगा उतने ही आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई लग जा रहा है आपसे। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे यहां से मिल गए 80 मार्क्स, ओके, और यहां पे ये जो आपको रेशियो मिल गया, मुझे मिल गया ये 1.25, सो 1.25 इंटू 80 जब मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 100। कितना मिल जाएगा 100, यानी कि मेरे मार्क्स क्या हो गए 80 से 20 ज्यादा हो गए, ठीक है, तो मेरा स्कोर होएगा 100। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूंगा ये दो जो मैंने रेशियो लिया यहां पे, ये मुझे मिला 0.75 और मल्टीपल मुझे इससे करना है ना इसको, तो जब मेरे रा स्कोर है 80, तो जैसे ही मैं इसको करूंगा सो वो कितना मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहेगा, कितना 60। मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है, तो मैं फिर कभी 2-3 दिन के बाद मैं कुछ डाटा लेकर, ठीक है, एक शिफ्ट इमेजिन करके, सारे शिफ्ट्स को इमेजिन करके पूरा एक कैलकुलेशन आपके सामने लाऊंगा, सो दैट आप भी एक रैंडम अंदाजा लगा सको कि आप कितने मार्क्स में आते हो। अदरवाइज एक ही तरीका है, आप वेट करो, आप एग्जाम दे दो, देन उसके बाद आंसर की आ जाएगी, लगभग 20 दिसंबर को आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद आप अपना राशि को चेक कर लेना, और हर एक दिन मैं देखूंगा, एक पेपर का एनालिसिस करोगे और बाकी टीचर्स भी करेंगे, तो हार्ड शिफ्ट कौन से, इजी शिफ्ट कौन सी है, तो एक अंदाजा भी लग जाएगा सैंपल वैंपल वगैरह से, ठीक है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा एक लूप होल मुझे नजर आ रहा है अपने एंड पे, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइज्ड फार्मूला अभी जेकेएसबी ने इंट्रोड्यूस करी है, दिस इज फार बेटर देन सो कॉल्ड परसेंटाइल सिस्टम। परसेंटाइल में पूरा का पूरा लक चलता था, जो कि परसेंटाइल पिछले साल किया था यहाँ पे, तो नॉर्मलाइज्ड फार्मूला कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन अब इसके भी अपने थोड़े से लूप होल्स है, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट्स में, हर एक शिफ्ट में मतलब क्या मैं बताऊंगा, बहुत कम एस्पिरेंट्स अपेयर हो रहे हैं, लगभग 3500 के आसपास अपेयर हो जाएगी एक शिफ्ट में, ये मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, ठीक है, तो सैंपल साइज ही छोटा है, देन उसका 0.1% देखो कितना आ जाएगा, वो 3.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो सैंपल ही कम मिल रहा है। जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में भी ये चीज पढ़ा होगा, जितना बड़ा आप सैंपल लेते हो उतना ही जो आपका रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज मिलता है, अब यहां पे सैंपल साइज छोटा है, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजेशन वर्क कैसे करता है, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस पेपर का ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई शिफ्ट हार्ड मानी गई, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हार्ड शिफ्ट एक्चुअल में होगी, हो सकता है उस वाली शिफ्ट में मेरे जैसे बच्चे हो और उनका बहुत कम स्कोर हो जाए, तो अल्टीमेटली कंप्यूटर उस शिफ्ट को एक हार्ड शिफ्ट कंसिडर किया जाएगा और उसके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, नॉर्मलाइजेशन के केस में यूजुअली जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक्सपीरियंस है एसएससी को लेकर, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते नहीं है, मार्क्स तो बढ़ती ही है। अब लेकिन किसी के थोड़े से मार्क्स बढ़ जाते, किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाते, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा अब पेपर के बैलेंस पर, ठीक है। तो गाइज
फिलहाल मेरे मेरे एजम्पशन में एक मतलब अनुमान लगा सकता हूं, जिनका भी पहले एग्जाम है, ठीक है, 7 दिसंबर से लेकर 11 या 10 दिसंबर तक जिनका भी एग्जाम है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बिल्कुल सेफ जोन में, इनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मार्क्स बढ़ते तो इनके सबसे ज्यादा बढ़ने की चांसेस रहेंगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, बाकी कुछ डरना वरना नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है इस एग्जाम में, तो बस मेहनत करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।